नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। शिवना नदी शुद्धिकरण को लेकर प्रशासन व नगर निगम उदासीन। इसी अनदेखी के खिलाफ अभिभाषक डॉक्टर राघवेंद्र सिंह तोमर व पुखराज दशोरा ने न्यायालय में दायर की जनहित याचिका। विधायक देवीलाल धाकड़ ने की मुख्यमंत्री से भेंट। विभिन्न विकास कार्यों के साथ गरोड को जिला बनाने की मांग को फिर दोहराया। साथ ही खाई खेड़ा व बासगोन मार्ग पर पुलिया की भी की मांग। भारत के माथे से गौ हत्या का कलंक आजादी के 74 वर्षों बाद भी नहीं हटा। देश के सभी सांसदों को एकमत होकर गौ हत्या बंदी का बिल संसद में करना चाहिए पेश। श्री गौ भक्त माल कथा के तीसरे दिन संत श्री दशरथानंद जी महाराज ने रखे अपने विचार। शहर में कोरोना के 2 नए मामले, लेकिन मास्क से परहेज कर रहे लोग अब भी नहीं संभले तो हो जाएगी बहुत देर। कोरोना के दूसरे दौर को भूल रहे हैं नागरिक। बुलेटिन में अब रुक करते हैं मंदसौर से जुड़ी खबरों की ओर। मंदसौर के भगवान श्री पशुपतिनाथ की नगरी मंदसौर में खानपुरा स्थित श्री रामानुज कोट मंदिर ने पहली बार में 21 दिसंबर से 27 दिसंबर तक दोपहर 12 से 4 बजे तक आयोजित श्री गौभक्त माल कथा में व्यासपीठ से संत श्री दशरथानंद सरस्वती महाराज ने देश में हो रही गौ हत्या पर अपने मन की पीड़ा और गहरा दुख प्रकट किया। उन्होंने कहा कि देश आजाद होने से पहले महात्मा गांधी जी ने कहा था, आजादी के बाद कलम से जो पहली लकीर लिखी जाएगी वह लिखी जाएगी भारत से गौ हत्या बंद की। लेकिन आजादी के बाद से आज तक भारत के माथे से इस घोर कलंक को मिटाने को लेकर महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू व उसके बाद जितने भी देश के प्रधानमंत्री बने हैं उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। संत श्री ने कहा कि उनका किसी भी राजनीतिक दल से न तो कोई विरोध है और न ही कोई लगाव, परंतु गौ माता को हम विश्व से गौ मातरम कहते हैं और मानते भी हैं। गौ माता के रूप में पूजते हैं, परिक्रमा करते हैं। तो चाहे कोई भी सत्तारूढ़ और विपक्षी दल हो, सभी के सांसदों को एक मत से हमेशा के लिए गौ हत्या बंदी का प्रस्ताव रखने के लिए सरकार पर दबाव बनाना चाहिए। गांव के प्रधान, सरपंच से लेकर विधायक, सांसद तक की ताकत आम जनता है। क्यों उन्हें चुनकर आम जनता भेजती है? इसलिए अब बहुत हो चुका है। आजादी के 74 वर्ष हो चुके हैं। किसी एक क्षेत्र में नहीं, संपूर्ण भारत के सांसदों पर दबाव बनाया जाना चाहिए कि हम वोट उसी को देंगे जो सत्तारूढ़ दल पर गौ हत्या बंदी का बिल पेश करेंगे। महाराज श्री ने कहा कि हमारे धर्मशास्त्रों का अध्ययन कर उसमें लिखी हुई उपयोगी बातों से विदेशी पूरा लाभ उठा रहे हैं और हम महाभारत जैसे अनुपम ग्रंथ को घर में रखने लाने से डरते हैं कि घर में क्लेश झगड़ा नहीं हो जाए। जबकि महीनों चले महाभारत सीरियल को सब देखते थे, परंतु किसी भी घर में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, उल्टे उससे बहुत शिक्षा मिली। आपने कहा कि बाहर लड़ाई झगड़ा मारपीट करना ही लड़ाई नहीं है। यदि हमारे मन में किसी के प्रति मनमुटाव है तो ये भी एक प्रकार से लड़ाई झगड़ा ही समझना चाहिए। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना पंडित सुदर्शनाचार्य एवं पंडित सूर्य प्रकाश शर्मा के सानिध्य में विद्वान पंडितों द्वारा की जा रही है। साथ ही प्रातः 4 बजे से संस्कृत पाठशाला के बटुकों एवं विद्वान पंडितों द्वारा भगवान के पाठ किए। आरंभ में पोथी पूजन एवं आरती श्री राम कथा प्रवक्ता दशरथ भाई जी, आयोजन समिति व रामानुज कोटि गोष्ठी मंडल के संरक्षक समाजसेवी द्वारा किया जा रहा है। मंदसौर जिला प्रेस क्लब एवं समाजसेवी प्रहलाद सहित बड़ी संख्या में भक्तजनों ने पूजा अर्चना कर महाराज श्री से आशीर्वाद लिया। कार्यक्रम का संचालन पंडित सूर्य प्रकाश शर्मा ने किया तथा आभार आयोजन समिति के अध्यक्ष नरेंद्र अग्रवाल ने माना। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से शुभम चौहान की रिपोर्ट। जय गौ माता की। भगवान पशुपतिनाथ की पावन नगरी दसपुर में प्रथम बार सप्तदिवसीय गो भक्त माल कथा का आयोजन श्री रामानुज कोट मंदिर खानपुरा में आयोजित किया गया है। व्यासपीठ पर संत श्री दशरथानंद जी महाराज विराजे हैं। उनके मुखारविंद से प्रतिदिन गौ कथा का आयोजन चल रहा है। तृतीय दिवस है और गौ कथा का आयोजन यह 21 से प्रारंभ हुआ, 27 दिसंबर तक चलेगा। प्रतिदिन दोपहर 12 से 4 तक गौ कथा है। मंदसौर शहरी के साथ साथ आपके चैनल के माध्यम से जो भी दर्शक समाचार देख रहे हैं, धर्म प्रेमी जनता समाचार देख रही है, उनसे मैं अनुरोध करूँगा कि भगवान पशुपतिनाथ की नगरी में यह पहला अवसर है। कथा श्रीमद् भागवत पुराण, राम कथा, शिव पुराण सहित अनेक कथाओं को हमने सुना है, श्रवण किया है, लेकिन गौ माता पर
आधारित कथा पहली बार श्री रामानुज कोट मंदिर खानपुरा में होने जा रही है। आप सभी भक्तजन सपरिवार प्रतिदिन दोपहर 12 से 4 के मध्य यहाँ पधारें और गौ कथा श्रवण करें, गौ माता की महिमा श्रवण करें। यही समिति की ओर से अनुरोध है। ये मंदसौर शहर में पहली बार गौ भक्तमाल कथा का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन के कर्ता सभी गौ भक्त मंदसौर के और गौ कथा आयोजन समिति है। इस कथा की रूपरेखा जो तैयार हुई है मात्र 6 दिन में तैयार हुई है। इसमें सारी व्यवस्था हम लोगों ने मिलकर के गौ माता की कृपा से हुई है। और ये आयोजन जहाँ पर हो रहा है इस स्थान को रामानुज कोट मंदिर कहा गया है। ये दिव्य देश की श्रेणी में आता है कि जहाँ पर बुर्ज हो, गरुड़ स्तंभ हो, भगवान वेंकटेश का विग्रह हो, तुलसी वन हो, गौशाला हो, इस क्षेत्र को रामानुज कोट मंदिर कहा गया है। मंदसौर शहर में भगवान लक्ष्मी नारायण का मंदिर, यह अति प्राचीन मंदिर है। लगभग 400 वर्ष पुराना यह मंदिर है। और यहाँ पर वेंकटेश भगवान, श्रीदेवी, भूदेवी, लक्ष्मी नारायण और बाहर की तरफ बाल हनुमान विराजे हैं। उनका प्राकट्य भी इसी दिव्य भूमि से हुआ है। पशुपतिनाथ मंदिर क्षेत्र में स्थित शिवना नदी के घाट की नियमित साफ सफाई व रामघाट से मुक्तिधाम तक नदी में मिल रहे नालों और गंदे पानी को रोकने की कार्रवाई लगातार की जा रही है, लेकिन सफाई के नाम पर शून्य साबित हो रही है। आपको बता दें कि नगरपालिका के खिलाफ अभिभाषक डॉक्टर राघवेंद्र सिंह तोमर व पुखराज दशोरा ने न्यायालय में जनहित याचिका दायर की है। शिवना के घाट पर खड़ा हूँ। यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, इसी घाट पर आकर यहाँ पर माता शिवना में अपनी डुबकी लगाते हैं और पवित्र होकर भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। आप देखिए इस शिवना के अंदर किस प्रकार से श्रद्धालु, क्या नहाना तो दूर की बात है, यहाँ पर कोई हाथ डालना भी पसंद नहीं करेगा। देखिए आप कितनी गंदी हो रही है शिवना, कितनी मैली हो रही है शिवना। आप इस शिवना की कंडीशन को देख लीजिए, कितने मच्छर उत्पन्न हो रहे हैं। फिर भी यहाँ पर इस ओर कोई जिम्मेदार देखने के लिए राजी नहीं है। प्रशासन को इससे, शिवना मैया से कोई मतलब नहीं है। शिवना की गंदगी से उनको कोई सरोकार नहीं है। पर मंदसौर की शान, मंदसौर की आन, मंदसौर की बान कही जाने वाली माँ शिवना, जो अपने जीवन दायिनी शिवना कहते हैं, जो आज पूरे मंदसौर नगर को पानी पिलाने की बात की जाती है, आज वही शिवना जिम्मेदारों को के कारण पवित्र होती जा रही है। जिसमें आप देखिए किस प्रकार से ये नाला दिखा रहा हूँ, इस नाले का पानी, ये गंदे नाले का पानी इस शिवना के अंदर समाहित हो रहा है। फिर भी प्रशासन द्वारा इन गंदे नालों को शिवना से दूर करने का जो प्रयास कभी भी नहीं किया जा रहा है। कई बार आम जनता ने, आम नागरिकों ने यहाँ पर आकर श्रमदान किया हुआ है और कई बार जनता की आवाज़ बनकर मुखर होकर नगर पालिका को चेताया गया, फिर भी नगर पालिका आज भी अपनी कुंभकर्णी निंद्राओं से नहीं जाग रही है। मंदसौर के अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ मंदिर से ही मंदसौर नगर की पहचान हुई और पूरे विश्व में होती है। इस तीर्थ पर बड़ी श्रद्धा भाव के साथ श्रद्धालु आते हैं और पावन शिवना मैया में डुबकी लगाते हैं और जल का आचमन करते हैं। लेकिन वर्तमान समय में गंदे नालों के पानी व अपशिष्ट पदार्थों तथा मरे हुए जानवर नदी में डालने से नदी का पानी दूषित हो गया है। रामघाट के नीचे से लेकर मुक्तिधाम तक नदी के पानी के दूषित होने से भारी बदबू आने लगी है। नदी में स्नान आदि करना भी दुर्लभ हो गया है। जिम्मेदार नगर पालिका द्वारा ठोस कार्रवाई नहीं करने से ये समस्या बढ़ती जा रही है। खुलेआम जल प्रदूषण निवारण अधिनियम 1974 की धज्जियां उड़ाई जा रही है। शिवना, मैली शिवना, यह शब्द सुनकर अब मंदसौर की नगर की जनता के कान पकने लगे हैं। आज हम इस शिवना से आपको रूबरू करा रहे हैं। आप देखिए किस प्रकार से शिवना मैली होती जा रही है, किस प्रकार से गंदगी होती जा रही है। पर चूंकि यहाँ के जो जिम्मेदार नगर पालिका प्रशासन इस ओर कतई ध्यान नहीं दे पा रहा है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, आप देखिए यहाँ मृत पशुओं के पड़े हुए हैं और स्वान उनको खा रहे हैं। आपके सामने दिख रहा है ये स्वान उसको किस प्रकार से मृत पशुओं को यहाँ पर खा रहा है। शिवना मास पवित्र पावन शिवना में जहाँ एक और श्रद्धालु आते हैं और यहाँ पर डुबकी लगाकर स्नान ध्यान करते हैं, लेकिन इस ओर जिम्मेदारों का कोई ध्यान नहीं जा रहा है। इसको देखते हुए मंदसौर नगर के 2 अभिभाषकों ने जनहित याचिका मंदसौर न्यायालय में दायर की है।
शिवना नदी मामले में नगर के सामाजिक कार्यकर्ता एवं अभिभाषक डॉक्टर राघवेंद्र सिंह तोमर व पुखराज दशोरा ने लोकोपयोगी सेवा के न्यायालय में प्रधान न्यायाधीश अतिरिक्त जिला न्यायाधीश श्री रईस खान के न्यायालय में याचिका प्रस्तुत कर जिम्मेदार नगरपालिका प्रशासक व सीएमओ को पक्षकार बनाया है। सिवना में व्याप्त गंदगी से आज आम नागरिक परेशान है। सिवना की तरफ से निकलने वाला हर व्यक्ति को अपने मुंह के ऊपर रुमाल या हाथ लगाकर निकलना पड़ रहा है। इस गंदगी को लेकर कुछ वकीलों ने जनहित याचिका दायर की है। आइए हम उनसे बात करते हैं। हमारे साथ है राघवेंद्र सिंह जी तोमर, जिन्होंने जनहित याचिका दायर की है सिवना की गंदगी को लेकर। राघवेंद्र जी बताएं, सिवना के ऊपर जो गंदगी है उस पर आपने जनहित याचिका दायर की। देखिए, हमारे मंदसौर शहर को भगवान पशुपतिनाथ जी की नगरी के रूप में पूरी दुनिया में जाना जाता है। बहुत दूर दूर से श्रद्धालु मंदिर में दर्शन करने आते हैं और आस्था की केंद्र जो है हमारी माँ सिवना मैया, जिसको हम माँ के रूप में पुकारते हैं, वहाँ पर लोग आके स्नान आदि करते हैं। लेकिन वर्तमान समय में रामघाट से लेकर मुक्तिधाम तक जो पानी में गंदे नाले जो मिल रहे हैं, गंदगी, अपशिष्ट पदार्थ, यहाँ तक कि मरे हुए जानवर तक पड़े हुए हैं, जिस कारण पानी खराब होता जा रहा है, दूषित होता जा रहा है और उसमें से गंदगी, बदबू आ रही है। इस सब को देखते हुए कई सालों से हम लोग सिवना के सफाई के लिए प्रयास कर रहे हैं। हर बार हम कोशिश करते हैं सिवना की नियमित सफाई हो, नदी की नियमित सफाई हो, खास करके मंदिर क्षेत्र में जो घाट बने हुए हैं जहाँ स्नान किया जाता है उसकी नियमित साफ सफाई हो। जब ये सब चीज़ें नहीं हो रही थी तो हमने जो लोकोपयोगी सेवा की लोक अदालत है वहाँ पर हमने एक याचिका प्रस्तुत की है। माननीय न्यायालय से हमने निवेदन किया है कि 4 हमने मांग की हैं। पहली मांग के रामघाट से लेके मुक्तिधाम तक नियमित रूप से, जैसे हम वार्ड की मोहल्ले की सफाई करते हैं, इसी तरीके से वो नदी की सफाई हो नियमित रूप से प्रतिदिन। इसी प्रकार जो घाट बने हुए हैं स्नान के, उनकी नियमित साफ सफाई हो। तीसरी बात, जो गंदे नाले के पानी, जो गंदे नालों का पानी रामघाट से लेके मुक्तिधाम तक नदी में मिल रहा है, उसको तत्काल रोका जाए। और चौथी बात, जो अपशिष्ट पदार्थ वगैरह जो डाल रहे हैं नदी में, जो गंदगी डाल रहे हैं, इन लोगों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई हो। 1-2 के ऊपर अगर ऐसी कार्रवाई होती है तो ये लोग अंदर नहीं जाएंगे। स्नान करते हैं वहाँ पे, कपड़े धो रहे हैं घाटों पे, ये बंद होना। स्नान कर रहे हैं ठीक है, लेकिन साबुन का उपयोग ना करें, कपड़े ना धोएं वहाँ पे। ये सारी मांग हमने माननीय न्यायालय से की है और माननीय न्यायालय ने नोटिस जारी किया है। अगली सुनवाई पे उनको उपस्थित होना है। नगर पालिका परिषद को हमने इसमें पार्टी बनाया है क्योंकि जिम्मेदारी नगर पालिका परिषद की है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि हमने कोई बड़ी भारी मांग नहीं की है उनसे, हमने कोई निर्माण कार्य की मांग भी नहीं की। हमने सिर्फ इतना कहा है कि आपके पास कर्मचारी हैं, आप सिवना नदी की सफाई के लिए कर्मचारी तैनात करिए, 10 कर्मचारी तैनात करिए, 20 कर्मचारी तैनात करिए, जो प्रतिदिन जैसे शहर की साफ़ सफाई होती है उस तरीके से नदी परिसर का जो एरिया है रामघाट से मुक्तिधाम तक, इसका पानी अगर स्वच्छ रहेगा तो लोग इसमें स्नान कर सकेंगे। आप देखें, आपने खुद देखा होगा, स्वयं जाके हम लोग जाके रोज़ देख रहे हैं, वहाँ पर मरे हुए जानवर पड़े हुए हैं, गंदगी पड़ी हुई है। मतलब उस पानी में उतरना तो दूर की बात है, पास खड़े होना मुश्किल हो रहा है। तो हमने जब कहीं से आस नहीं लगी, कहीं से कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी, तो हम माननीय न्यायालय की शरण में गए हैं और हमको विश्वास है कि भगवान, कहीं से आस नहीं लगी, कहीं से कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी, तो हम माननीय न्यायालय की शरण में गए हैं और हमको विश्वास है कि भगवान पशुपतिनाथ मंदिर परिसर की साफ सफाई अति शीघ्र होगी। माननीय न्यायालय ने नोटिस जारी किया है। अब देखना है कि नगर पालिका अपना सुस्त रवैया कब समाप्त करते हुए सिवना से गंदगी दूर करने का प्रयास करती है। शुभम चौहान के साथ नेमीचंद राठौर, SBCN टाइम्स, मंदसौर। याचिकाकर्तागण ने न्यायालय से निवेदन किया है कि वह विपक्षी गण को निर्देशित करे कि रामघाट से मुक्तिधाम तक शिवना नदी की नियमित साफ सफाई की जाए। रामघाट से मुक्तिधाम तक शिवना नदी में मिल रहे गंदे पानी को रोका जाए। नदी में गंदगी, अपशिष्ट पदार्थ, मरे हुए जानवर फेंकने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाए एवं पशुपतिनाथ मंदिर क्षेत्र में बने स्नान घाटों पर नियमित साफ सफाई हो तथा यहाँ कपड़े धोने व साबुन के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगे। माननीय न्यायालय ने याचिकाकर्ता की याचिका पर विपक्षियों को सूचना पत्र जारी किए एवं प्रकरण में विपक्षी गण की उपस्थिति व जवाब के लिए अगली सुनवाई 13 जनवरी 2022 को नियत की गई। पशुपतिनाथ मंदिर क्षेत्र के साथ साथ रामघाट से मुक्तिधाम तक नदी की नियमित साफ सफाई नहीं होने व गंदे नालों का पानी निरंतर नदी में मिलने से पानी दूषित हो गया है। नगर पालिका को नगर के नागरिकों सहित याचिकाकर्ता द्वारा भी लगातार शिकायत पत्राचार किया गया पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिस कारण नदी अपने मूल स्वरूप को ही खोती जा रही प्रतीत हो रही है। जहां जनहित याचिका दायर की गई है, वहीं न्यायालय ने नगर पालिका प्रशासन को 13 जनवरी को नोटिस जारी किया है। आज हम नगर पालिका के सीएमओ प्रेम कुमार सुमन से चर्चा करेंगे, पूछते हैं क्या है मामला।
हाँ, सिवना शुद्धिकरण का जो प्रश्न है वो काफ़ी पहले से है। सिवना के शुद्धिकरण के लिए हमने 2 स्तर पर कार्रवाइयाँ की हैं। पहला तो एक दीर्घकालिक प्रोजेक्ट जो वहाँ मतलब भोपाल की जो संस्था है पर्यावरण संस्थान, उसने तैयार की है 99 करोड़ 60 लाख की। वो योजना स्वीकृत होगी तब आगे की कार्रवाइयाँ डेफिनेटली होंगी। लेकिन इसके बाद, इसके पहले हम लोग जो हैं प्रतिवर्षानुसार जो है वो सफाई करवाते हैं, उसमें जो जलकुंभी वगैरह एकत्रित हो जाती है, प्लस और यदि कोई गंदगी होती है उसको करते हैं। अभी थोड़ा सा पानी उसमें सिवना में है, वो पानी थोड़ा सा खाली हो जाएगा तो हम लोग अस्थायी रूप से ट्रेंच खोद के इस पानी को काश्तकार होटल के आगे ले जाके छोड़ते हैं, जिससे जो है वो सफाई बनी रहती है। तो इस तरह की कार्रवाइयाँ जो हैं वो हम लोग करें। सिवना में जलकुंभी के साथ साथ मृत पशु भी पाए जा रहे हैं और वहाँ पर श्वान उनको खा रहे हैं, उन पर क्या कहेंगे? नहीं, यदि ऐसी स्थिति है तो हम लोग तो तत्काल सफाई करवा देते हैं। हमारी सफाई की टीम तत्काल पहुँचती है और यदि कोई इस तरह की हरकत कर रहा है तो डेफिनेटली हम उसके विरुद्ध जो है कार्रवाई करेंगे। माननीय न्यायालय से जो नोटिस जारी हुआ उस पर आप क्या कहेंगे? हम लोग जवाब देंगे उसके संबंध में। नगर पालिका प्रशासन माननीय न्यायालय के नोटिस का जवाब देने जा रही है और प्रेम कुमार सुमन जी का कहना है कि हम समय समय पर सिवना की सफाई करते रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, SBCN टाइम्स, मंदसौर। मंदसौर के PG कॉलेज में आयन बॉल राष्ट्रीय स्तरीय स्पर्धा गुजरात कच्छ का आयोजन हुआ। इसमें मध्य प्रदेश की महिला और पुरुष टीम ने भारत के सभी राज्यों को हराकर भारत में दूसरा स्थान प्राप्त किया। मध्य प्रदेश की महिला टीम ने सेमीफाइनल में बिहार की टीम को हराकर फाइनल में अपनी जगह बनाई। फाइनल मुकाबला पश्चिम बंगाल की टीम से रहा, जिसमें मध्य प्रदेश की टीम ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। वहीं पुरुष टीम ने महाराष्ट्र और राजस्थान को हराकर फाइनल में अपनी जगह बनाई। उनका मुकाबला असम की टीम से हुआ। ये मुकाबला दोनों टीमों में कांटे की टक्कर के साथ रहा। कुछ अंकों के फासले के साथ असम ने जीत हासिल की है। मध्य प्रदेश की टीम में मंदसौर जिले की टीम ने भी बेहतर प्रदर्शन किया और मध्य प्रदेश टीम दूसरे स्थान पर रही। उक्त खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर सांसद सुधीर गुप्ता ने खिलाड़ियों को प्रशस्ति पत्र सौंपे, सभी खिलाड़ियों का सम्मान किया और बधाई दी। कॉलेज के प्राचार्य और जिला खेल अधिकारी विजेंद्र सिंह देवड़ा ने भी खिलाड़ियों का सम्मान किया और बधाई, शुभकामनाएं दी। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से शुभम चौहान की रिपोर्ट। आयन बॉल गेम अभी अपने इंडिया में नया गेम है। अपने इधर मध्य प्रदेश में थोड़ा अभी नया गेम है। बाकी बहुत सारी स्टेटों में चल रहा है ये गेम। अभी हमारे नेशनल थे, गेम के नेशनल थे गुजरात कच्छ में। वहाँ पे उससे पहले मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में हमने ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया था, जिसमें देवास, उज्जैन, मंदसौर, बड़वानी वहाँ से प्लेयर्स आए थे और उनका सिलेक्शन हुआ था, जिसमें मंदसौर डिस्ट्रिक्ट से 6 प्लेयर्स का सिलेक्शन हुआ था और बाकी देवास, उज्जैन उनके भी थे प्लेयर्स। हम सबकी टीम बनी थी MP टीम, जो गुजरात गई थी खेलने। उसमें हमारा दूसरा स्थान प्राप्त था, हमने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। टीम में बेहतरीन प्रदर्शन करके द्वितीय स्थान मतलब द्वितीय स्थान प्राप्त किया MP टीम ने। कहाँ की टीमें थी? इसमें थी स्टेट 24 स्टेट शामिल हुए थे, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, असम, जम्मू कश्मीर अलग अलग जगह से आए थे। और इसमें महिला टीमें भी आई थी और अपने यहाँ से बॉयज़ और महिला दोनों टीमें गई थी। दोनों ने अच्छा प्रदर्शन किया, दोनों ने सिल्वर पदक प्राप्त किया, सिल्वर ट्रॉफी। अपने मंदसौर टीम ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? मैंने अपने मंदसौर से प्लेयर गए थे, MP टीम में सिलेक्शन हुआ था उनका नेशनल के लिए। लगभग कितना स्कोर को दिया, क्या है? स्कोर समथिंग टेबल उससे ऊपर चलता है, स्कोरिंग चार्ट के ऊपर। उसमें टीम के वो रहते हैं, टीम के स्कोर 525 समथिंग स्कोर थे MP के और असम के 600 स्कोर थे। उसमें कुछ टाँके की टक्कर बहुत ज़ोरदार थी मतलब, तो कुछ पॉइंट की वजह से हारी है MP। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 30 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 19 मरीज संक्रमण मुक्त होकर अपने घर पहुंचे हैं। इसके बाद राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या 7,93,581 हो गई है। वहीं राज्य में कोरोना से कोई मौत नहीं हुई है। मंदसौर स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड-19 की तीसरी लहर को देखते हुए जिले में स्वास्थ्य सेवाओं के माकूल इंतजाम किए गए हैं। वहीं जिला प्रशासन ने आज जिले के लिए नई एडवाइजरी जारी की है। स्वास्थ्य विभाग ने ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए पूरी पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। स्वास्थ्य अधिकारी हमारे साथ में हैं, हम उनसे चर्चा करना चाहेंगे कि सर क्या व्यवस्था, क्या कैसी है।
हाँ, हमारे पास ये जो है ये 12 बेड का तो आईसीयू है, एडल्ट आईसीयू, और इसके अंदर जो हमारे पास जो है एफएनएससी मशीन के लिए भी हमारे पास जो है पूरी व्यवस्था है। इसके अलावा वेंटिलेटर भी है हमारे पास में, और हमारे पास ऑक्सीजन के सारे जो सोर्सेज हैं, ऑक्सीजन प्लांट हमारा रनिंग में चल रहा है ना। इसके अलावा सक्शन प्लांट भी हमारे पास है। ये सारी व्यवस्था हमने कर रखी है। मेडिसिन भी बराबर है हमारे पास। स्वास्थ्य विभाग के पास मेडिसिन पर्याप्त है, आईसीयू पूरा पर्याप्त है, वेंटिलेटर तैयार है। किसी प्रकार की जनता को घबराने की आवश्यकता नहीं है। उनने पूरा पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। कोविड के खतरे से घबराना नहीं है, केवल सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क जरूरी है। शुभम चौहान के साथ नेमीचंद राठौर, एसबीसी टाइम्स, मंदसौर। प्रदेश स्वास्थ्य विभाग द्वारा गुरुवार देर शाम जारी कोविड-19 बुलेटिन में बताया कि प्रदेश में लंबे समय बाद एक दिन में इतनी अधिक संख्या में नए संक्रमित मिले हैं। इससे पहले 24 अक्टूबर को 36 नए मामले सामने आए थे। नवंबर से दिसंबर में भी बुधवार तक नए मामलों की संख्या 25 से नीचे रही है। बुलेटिन के अनुसार आज प्रदेश भर में 62,538 सैंपलों की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। इनमें 30 पॉजिटिव पाए गए। पॉजिटिव प्रकरणों का प्रतिशत 0.04 रहा। नए मरीजों में इंदौर के 12, भोपाल के 11, बड़वानी, नीमच एवं उज्जैन के 2 और बैतूल का 1 व्यक्ति शामिल है। वहीं राज्य में कोरोना से आज कोई मौत नहीं हुई है। यहाँ मृतकों की संख्या 10,531 पर स्थिर है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर जहां भारत सरकार के साथ साथ में मध्य प्रदेश सरकार भी अब सत्ते में आ चुकी है। उन्होंने भी अब नाइट कर्फ्यू जारी करने की बात कर दी गई है। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे के अंदर 30 केस मध्य प्रदेश में आ चुके हैं और समीपस्थ जिला नीमच में 2 केस आ चुके हैं। हम मंदसौर में स्वास्थ्य अधिकारी से चर्चा करना चाहेंगे कि ओमिक्रॉन को लेकर या कोरोना के खतरे को लेकर उनने क्या व्यापक तैयारी की हुई। सर, आपने क्या व्यापक तैयारी की? जैसे ओमिक्रॉन जो है विदेशों से अपने भारत में भी आ गया है और मध्य प्रदेश में भी रिसेंटली जो है कुछ केसेस आ चुके हैं, और इस तारतम्य में जो है सभी जिलों को जो है इसमें अलर्ट हो जाना चाहिए। मंदसौर जिला जो है इसमें अलर्ट भी है और स्वास्थ्य विभाग ने जो है इससे लड़ने के लिए पूरी तैयारी कर रखी है। इसके लिए जो है हमारे पास जो है अस्पताल में सारे ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था कर चुके हैं। अभी वर्तमान में हमारे पास जो है 600 के आसपास बेड जो है रेडी हैं। इसके अलावा अगर मान लिया कि और भी आवश्यकता अगर पड़ती है तो हम लोग इसको 1500 तक बढ़ाने की हमारे पास कैपेसिटी है। इसके अलावा जो है हमारे जो है ज़िले में जो है 7 ऑक्सीजन प्लांट लग चुके हैं जो बिल्कुल रेडी है, वर्किंग कंडीशन में है। मॉक ड्रिल का कर लिया गया है। जहाँ समस्या थी वो समस्या भी हमने सुलझा ली गई है। इसके अलावा जो है हमारा एक और जो है 6000 लीटर वाला ऑक्सीजन जो है प्लांट और एक बन रहा है जिला अस्पताल में, जो वो भी जो है हमारी पूर्ति करेगा। इसके अलावा जितने भी सिलेंडर है हमने भरवा के रखे हुए हैं। 500 से ज़्यादा कंसनट्रेटर हमारे ज़िले में जो है विभिन्न अस्पतालों में जो है हमने पहुंचा दिए हैं, ताकि वो थर्ड वेव में हमारे जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो उनको ऑक्सीजन लगाने के काम आएंगे। मेडिसिन की जो भी आवश्यकता है हमने पूरी डिमांड कर ली है। कुछ मेडिसिन हमारे पास पहले से उपलब्ध है जो हमारे पास जो है, और आने वाली संभावनाओं को देखते हुए हमने और डिमांड कर ली है और वो बहुत जल्दी हमारे पास आ जाएगी। इसके अलावा हमारे पास जो है बाहर से जो आने वाले जो पैसेंजर हैं उनकी हम जो है बराबर ट्रैकिंग और ट्रेसिंग कर रहे हैं, और उसके लिए 2 टीम हमने बना रखी है। एक टीम हमारे कंट्रोल रूम में काम करती है, उनको ट्रैकिंग ट्रेसिंग करती है, और दूसरी टीम जो है उनके घर जाती है, उनका स्वास्थ्य परीक्षण करती है, उनका सैंपल लेती है, सैंपल लेने के बाद उसका फॉलोअप भी करती है। तो ये जो काम हम बराबर कर रहे हैं, अभी तक लगभग जो है 100 के आसपास जो है पैसेंजर मंदसौर ज़िले में आ चुके हैं, और 90 की हम जो है सैंपलिंग की रिपोर्ट भी आ गई जो निगेटिव है, और बाकी 10 की ओर आना बाकी है, और 4 जो है पैसेंजर थोड़ा सा मिसिंग है, और इसकी सूचना हमने जो है भोपाल लेवल पे हमने भेज दी है। और डॉक्टर्स की जो है हमारे पास जो है पर्याप्त व्यवस्था है। हमने स्पेशलिस्ट कुछ मांगे हैं शासन से, तो जैसे ही जो है थर्ड वेव की हो रहेगी, 8 लगेगी तो वहाँ से पोस्टिंग हो जाएगी। स्टाफ नर्स हमारे पास बराबर उपलब्ध है। हमने जो है ग्राम लेवलों पर भी जो है हमने जो है टीम के लिए हमने निर्देश दे दिए हैं कि जैसे ही जो है आप सब टीम तैयार रखें। और हमारा डे टू डे जो है हमारे पास आर्टिफिशियल लैब है जिसके अंदर हम जो है प्रतिदिन 900 से 1000 के आसपास जो है हम लोग टेस्ट लगा रहे हैं, और अभी तक जो भी टेस्ट प्राप्त हो रहे हैं वो जो है नेगेटिव प्राप्त हो रहे हैं। हमारे पास जो है आईसीयू बना हुआ है।
हमारे पास जो है बच्चों के लिए भी PIC बना हुआ है, रेडी हो गया है और हम उसको चालू कर चुके हैं। इसके अलावा जो है हमने वार्ड में भी बच्चों की सन को देखते हुए हमने जो है 80 बेड बच्चों के लिए सुरक्षित रखे हुए हैं, वो हमारे काम में टाइम पे आ जाएंगे और जिला अस्पताल पूरी तैयारी के साथ जुटा हुआ है। मंदसौर जिला स्वास्थ्य विभाग ने पूरी माकूल व्यवस्था की गई है। शुभम चौहान के साथ नेमीचंद राठौर, SBCN टाइम्स, मंदसौर। प्रदेश में अब तक कुल 2,32,17,340 लोगों के सैंपल्स की जांच की गई। इनमें कुल 7,93,581 प्रकरण पॉजिटिव पाए गए। इनमें से 7,82,859 मरीज कोरोना संक्रमण से मुक्त होकर अपने घर पहुंच चुके हैं। इनमें से 19 मरीज गुरुवार को स्वस्थ हुए। अब यहां सक्रिय प्रकरणों की संख्या 191 है। इधर प्रदेश में 23 दिसंबर को शाम 6 बजे तक 4,65,687 लोगों का टीकाकरण किया गया। इन्हें मिलाकर राज्य में अब तक वैक्सीन के 10,06,56,990 डोज लगाए जा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, SBCN टाइम्स, मंदसौर। विधायक देवीलाल धाकड़ ने भोपाल में शीतकालीन सत्र के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भेंट कर गरोठ विधानसभा के विभिन्न विकास कार्यों की मांग की। ग्राम खाईखेड़ा व बासगोन मार्ग पर पुलिया, सुरजना व खेरखेड़ा भाट को गरोठ तहसील में शामिल करने के साथ ही गरोठ को जिला बनाने की मांग को एक बार फिर दोहराया। विधायक धाकड़ गरोठ को जिला बनाने के लिए सतत प्रयासरत है। मुख्यमंत्री चौहान ने जल्द सभी विकास कार्यों को स्वीकृत करने का आश्वासन दिया। गरोठ से मंदसौर जिला मुख्यालय की दूरी करीब 90 से 100 किलोमीटर है। ऐसे में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। सरकारी तंत्र की भी कई व्यवस्थाएं प्रभावित होती है। ऐसे में गरोठ जिला बनता है तो गरोठ भानपुरा विधानसभा वासियों को सुविधा होगी। सालों से इसकी मांग की जा रही है। विधायक धाकड़ इसके लिए प्रयासरत है। वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार का शीतकालीन सत्र चल रहा है। विधायक देवीलाल धाकड़ भी सत्र में शामिल होने के लिए भोपाल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भेंट की और गरोठ को जिला बनाने की मांग को दोहराया। इस अवसर पर उन्होंने अन्य विकास कार्यों के संबंध में भी मुख्यमंत्री से चर्चा की। गरोठ तहसील में शामिल हो सुरजना व खेरखेड़ा भाट। विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सुरजना व खेरखेड़ा भाट वर्तमान में तहसील भानपुरा में शामिल है। भानपुरा से सुरजना व खेरखेड़ा भाट की दूरी करीब 35 किलोमीटर है, जबकि गरोठ तहसील मुख्यालय सिर्फ 15 किलोमीटर पड़ता है। विधायक धाकड़ ने मुख्यमंत्री से चर्चा करते हुए बताया, सुरजना व खेरखेड़ा भाट भानपुरा तहसील में सम्मिलित है। बीच में चंबल नदी आ रही है और तहसील की दूरी भी अधिक है। अपनी समस्या को लेकर उक्त गांव के लोग पूर्व में चुनाव का बहिष्कार भी कर चुके हैं। ग्रामीणों को सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए उक्त गांव को गरोठ तहसील में शामिल करना उचित होगा। आकली दीवान से खाईखेड़ा मार्ग के बीच नवीन पुलिया निर्माण की मांग भी विधायक ने की। बारिश में पुलिया पुर होने से बच्चे को स्कूल जाने में समस्या होती है। नाले में पानी भरा रहता है और मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। ग्राम पंचायत ढलमू के ग्राम मगरा ढलमू में आंगनबाड़ी भवन नहीं है। वर्तमान में प्राथमिक विद्यालय में आंगनबाड़ी संचालित हो रही है। ऐसे में बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मगरा ढलमू में आंगनबाड़ी भवन की स्वीकृति की जाती है तो बच्चों को सुविधा होगी। इस हेतु भी मुख्यमंत्री से चर्चा की गई। बुलेटिन में आ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। बुलेटिन में अब रुक करते हैं नीमच से जुड़ी खबरों की ओर। आगामी माह में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें सभी राजनीतिक दल अपने समर्थकों को जिताने के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में नीमच में एक अनोखा मामला देखने को सामने आया है। बुधवार को नीमच जिला कांग्रेस ने नीमच जनपद पंचायत के वार्डों के लिए कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशियों की सूची जारी की, जिसमें 3 नाम हैरान करने वाले सामने आए हैं। जनपद पंचायत के वार्ड नंबर 10 से हाबुड़ी बाई पति तुलसीराम भील को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया। इसी तरह वार्ड नंबर 16 से रोहित हीरालाल मेघवाल को और वार्ड नंबर 22 में भी मांगीलाल पिता छगनलाल भील को कांग्रेस ने अपना अधिकृत प्रत्याशी बनाया। मगर चौंकाने वाली बात यह है कि तीनों उम्मीदवार बीजेपी के कार्यकर्ता है। जैसे ही कांग्रेस की अधिकृत सूची में उम्मीदवारों के नाम प्रकाशित हुए, उसके बाद वार्ड नंबर 10 की उम्मीदवार हाबुड़ी बाई के पति तुलसीराम नीमच बीजेपी कार्यालय पर पहुंचे। बीजेपी जिला अध्यक्ष को इस बारे में अवगत कराया। साथ ही उन्होंने कांग्रेस द्वारा जारी अधिकृत प्रत्याशी की सूची में अपनी पत्नी का नाम आने पर हैरानी जताई और कांग्रेस जबरन उनका नाम अधिकृत कर रही है, जबकि वे भाजपा के कार्यकर्ता है।
वहीं इस मामले पर बीजेपी जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार ने भी चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेसियों के पास अब प्रत्याशियों की कमी हो गई है। ऐसे में भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ताओं को और जिताऊ उम्मीदवारों को कांग्रेस बिना उनकी मर्जी जाने अपने अधिकृत लिस्ट में शामिल कर रही है, ताकि अपने वरिष्ठ नेताओं को ये बता सके कि इस वार्ड से कांग्रेस के ये प्रत्याशी है। मामले पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष अजीत काठेड़ ने दूरभाष पर चर्चा में बताया कि हाबुड़ीबाई का परिवार कांग्रेसी है और लंबे समय से वे कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। भाजपा द्वारा प्रलोभन दिए जाने से वे इस तरह की बात कर रहे हैं। वहीं जीरन क्षेत्र के उम्मीदवारों के मामले पर उनका कहना था कि भूलवश नाम उनके टाइप हो गए हैं और उसे सुधार लिया गया है। इसी मामले में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष नाथू सिंह राठौर का कहना है कि हाबुड़ीबाई के जो प्रस्तावक थे वे कांग्रेसी थे और उनका कहना है कि ये परिवार कांग्रेसी है, मगर जानबूझकर भाजपा उन्हें प्रलोभन देकर अपनी ओर कर रही है। बहरहाल जो भी हो, इस पूरे मामले से कांग्रेस की काफी किरकिरी हो रही है और जिसका खामियाजा आने वाले दिनों में कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है। लगभग 12 अभ्यर्थियों ने अपने नाम वापस किए हैं और अब 69 लोग जो है वो चुनाव मैदान में रहे हैं 19 वार्डों से। देखिए, प्रक्रिया है कि नाम वापसी के बाद जो है वो चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाते हैं और इसके बाद अभ्यर्थियों की बैठक है, उनको आचार संहिता और जो चुनाव के सामान्य नियम हैं वो बताए जाएंगे और आगामी जो कार्यक्रम है उसकी सूचना दी जाएगी। जैसे सेकंड रैंडमाइजेशन कल होना है, परसों से कमीशनिंग शुरू होने वाली है, तो उन सब कार्यक्रमों की सूचना दी जाएगी। भारतीय ऑटो रिक्शा संघ नीमच के बैनर तले आज ऑटो रिक्शा चालक बड़ी संख्या में नीमच जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्टर प्रतिनिधि तहसीलदार पिंकी साठे को एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन में मांग की गई है कि विगत दिनों परिवहन विभाग व ट्रैफिक पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश पर जब्त किए गए ऑटो को जल्द से जल्द छोड़ा जाए, साथ ही इन ऑटो के दस्तावेज संबंधी व अन्य मामलों का त्वरित निराकरण किया जाए। ऑटो रिक्शा संघ के अध्यक्ष रमेश जायसवाल ने बताया कि शहर के लगभग सभी ऑटो जब्त है और काफी कम संख्या में ऑटो को छोड़ा जा रहा है। ऑटो के दस्तावेज कंप्लीट कराने के लिए काफी पैसे की आवश्यकता पड़ रही है। ऐसे में जिला प्रशासन से निवेदन है कि वे कम से कम जुर्माना करके और साथ ही ऑटो के सभी दस्तावेज जल्द तैयार करके ऑटो को मुक्त करे, ताकि सभी गरीब ऑटो संचालक अपने परिवार का एवं स्वयं का भरण पोषण कर सके। गौरतलब है कि विगत दिनों बड़ी संख्या में परिवहन विभाग व ट्रैफिक विभाग द्वारा शहर में संचालित अवैध ऑटो को जब्त किया गया था, जिसके बाद चंद ऑटो ही सड़कों पर दौड़ रहे हैं, जो कि वैध दस्तावेज और परमिशन के साथ चल रहे हैं। जब्त ऑटो रिक्शा जो 15 दिन से 20 दिन से परिवहन विभाग और यातायात विभाग द्वारा जब्त किए गए, उनके निराकरण हेतु हमने ज्ञापन दिया। क्या मांग की गई है ज्ञापन में? हमने मांग ये की गई कि इनको अति शीघ्र छोड़ा जाए, या तो यातायात विभाग द्वारा छोड़ा जाए या परिवहन विभाग द्वारा कम से कम जुर्माना करके इनको राहत दी जाए। और रही कागज़ की बात, अगर इन कार्यों का कागज़ कंप्लीट करवा के छोड़ दे तो और अच्छी बात है, क्योंकि आदमी या तो कोर्ट का जुर्माना भरेगा या कागज़ कंप्लीट कराएगा। एक दयनीय स्थिति आ गई है ऑटो में, क्योंकि एक ऑटो रिक्शा छुड़वाने में कम से कम 20,000 रुपये चाहिए और कागज़ कंप्लीट कराने में 15,000 रुपये चाहिए। ऐसी स्थिति में अगर कागज़ कंप्लीट हो जाए वहीं खड़ी गाड़ियों के, तो कम से कम जुर्माना हो जाए तो बहुत राहत मिलेगी। इसलिए हमने ज्ञापन दिया। करीबन 100 ऑटो जब्त किए गए और कोर्ट द्वारा मात्र एक दिन में 1 या 2 दिन ऑटो छोड़ रहे हैं, तो इसी स्थिति में कैसे काम चलेगा? कम अवगत करवाएंगे तो आपकी मांग को माने। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर नीमच जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय स्थित सभागृह में एक बैठक का आयोजन किया गया। उपभोक्ताओं को जागरूक करने और उनके अधिकारों के प्रति उन्हें सजग करने के उद्देश्य से विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करने और उपभोक्ताओं के हितों में काम करने के लक्ष्य को लेकर इस बैठक का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर आयोजित बैठक में जिले के सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे, जिसमें उपभोक्ताओं के हितों के लिए सभी विभाग पुरजोर उपभोक्ता की मदद करेंगे। साथ ही उपभोक्ताओं के साथ किसी भी तरह की धोखाधड़ी होती है तो उसे न्याय दिलाने के लिए प्रयास करेंगे। बैठक की अध्यक्षता उपभोक्ता आयोग के सदस्य संगीता जारोली ने की। इस दौरान सभी अधिकारियों को उन्होंने संबोधित किया। साथ ही अधिकारियों ने भी अपनी राय बैठक के दौरान रखी। इस अवसर पर खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारी दिवाकर सहित अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। आज जो बैठक आयोजित की गई थी
वो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत की गई थी और जिसमें सभी डिपार्टमेंट्स के पदाधिकारी यहाँ उपस्थित थे, जिसमें बिजली विभाग के भी थे, LIC ऑफिस वाले भी थे और जितने भी जहाँ व्यापार व्यवसाय से संबंधित जो विपणन होता है उससे सभी लोग यहाँ पर उपस्थित थे और बहुत ही सार्थक बैठक हुई है कि भाई हम उपभोक्ताओं को कैसे जागरूक कर सकते हैं, उपभोक्ता के अधिकार क्या क्या हैं, क्यों उपभोक्ता ठगा हुआ सा महसूस करता है या उसको जागरूकता की कमी क्यों है, इस पर भी हमारा विचार विमर्श हुआ है और कि भाई हम किस तरह से काम करें कि हमारा उपभोक्ता जागरूक हो और उसके खरीदी हुई वस्तु का या सेवा का पूर्ण व लाभ ले सके। इस विषय पर यहाँ बहुत विस्तृत चर्चा हुई है और मैंने भी अपनी तरफ से जो 2019 जो एक्ट पास हुआ है उसके विषय में बहुत सारी चर्चा की है और बहुत सारे अपने विचार रखे हैं। नए एक्ट में जो प्रावधान हुए हैं उस पर विस्तृत जानकारी दी है। मैम, एक मोबाइल पेमेंट को लेकर के भी बीच में आपने कुछ समझाया था। हाँ, ई कॉमर्स के माध्यम से जो आजकल व्यापार व्यवसाय हो रहा है, आप लोग बहुत सारी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग में आप कहाँ ठगे जाते हैं, इस विषय पर भी बहुत विस्तृत जानकारी दी थी। और उसके अलावा जैसे कि आपने मोबाइल से कोई अपना ट्रांजैक्शन किया है, उस ट्रांजैक्शन में अगर कुछ फॉल्ट होता है, OTP अगर आपका आता है या OTP के माध्यम से आपको पूरी पैसा आपका ट्रांसफ़र नहीं होता है या आपके साथ कुछ ठगी होती है, तो भी आप हमारे उपभोक्ता आयोग में अपना केस दायर कर सकते हैं। मैम, कैसे रोका जाएगा इस ठगी को? इस ठगी को रोका जाएगा जब उपभोक्ता जागरूक होगा तभी तो रोका जाएगा ना। अब आप जागरूक हुए हैं तो आप वाद दायर कीजिए, वाद दायर करने के बाद सुनवाई होगी और सुनवाई होने के बाद वो जो फ्रॉड हुआ है उसके साथ खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। वो बैंकिंग प्रणाली का भी हो सकता है, आपके और भी किसी माध्यम से आपने ट्रांजैक्शन किया है तो उसमें अगर आपके साथ कोई डिफ़ॉल्ट हुआ है तो उसका पैसा पूरा बैंक भी देती है और जो दूसरी कंपनियां वो भी देती हैं। कोरोना के 2 दौर को शहर ही नहीं बल्कि जिले के प्रत्येक नागरिक ने देखा है और दूसरे दौर में बनी भयावह स्थितियों को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। उसके बावजूद भी शहर के नागरिकों को न तो अपनी और न ही अपनों की चिंता है। और तो और शहर में 2 नए पॉजिटिव भी आ चुके हैं, उसके बावजूद भी नागरिक लापरवाही बरतने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। बड़े आश्चर्य की बात तो ये है कि जनप्रतिनिधि, पुलिस विभाग के कर्मचारी और अन्य विभागों के कर्मचारी ही मास्क नहीं लगा रहे हैं। ऐसी स्थिति में आम जनता से मास्क लगाने की उम्मीद करना ही गलत है। शहर में सिर्फ गिनती के लोगों के चेहरे पर ही मास्क दिखाई दे रहा है। शायद ये नागरिक इस बात को समझ चुके हैं कि संक्रमण भयावह है और इससे बचाव करना ही सबसे बड़ी समझदारी है। दूसरी लहर में हमने कई अपनों को खोया है, लेकिन विडंबना इस बात की है कि पूरा शहर फिर से कोरोना को खुला निमंत्रण दे रहा है। न तो यात्री बसों में कहीं मास्क दिखाई दे रहा है और न ही शहर में घूमते नागरिकों और दुकानों पर व्यवसाय करते वक्त भी मास्क से परहेज किया जा रहा है। चिंता की बात तो यह है कि सब्जी मंडी और कृषि मंडी में न तो आने वाले मास्क लगा रहे हैं, न ही वहां व्यापार करने वाले मास्क का उपयोग कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में शहर में कोरोना की तीसरी लहर को धड़ल्ले से बुलावा दिया जा रहा है। शहर में न तो अब सोशल डिस्टेंसिंग दिखाई दे रही है, न ही कोरोना के तमाम नियमों का पालन कोई व्यक्ति कर रहा है। आश्चर्य की बात यह है कि प्रशासन की ओर से कोई सख्ती बगैर मास्क वालों पर नहीं दिखाई दे रही है। हो सकता है प्रशासन कार्रवाई करे भी तो कैसे, क्योंकि कई विभागों के कर्मचारियों ने ही मास्क लगाने छोड़ दिए हैं। नागरिकों से उम्मीद है कि वे कोरोना की दूसरी लहर को ध्यान में रखकर मास्क का उपयोग पुनः शुरू करें और प्रशासन को भी चाहिए कि वे संयुक्त टीमें बनाकर पुनः बगैर मास्क के घूमने वालों पर सख्ती से कार्रवाई करें, ताकि कोरोना की तीसरी लहर को जिले में आने से एक हद तक रोकने में हम सफल हो पाए। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2022 के लिए प्रथम एवं द्वितीय चरण में होने वाले मतदान हेतु निमज व जावत विकास खंड के लिए पंच, सरपंच, जनपद सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्यों के नाम निर्देशन की प्रक्रिया गुरुवार 3 बजे पूर्ण हुई। इसी के साथ ही अभ्यर्थी निश्चित होने के बाद निर्वाचन में शेष रहे अभ्यर्थियों को निर्वाचन प्रक्रिया एवं आदर्श आचार संहिता के उपबंध से अवगत कराने हेतु आरओ द्वारा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें नीमच ब्लॉक के लिए उक्त बैठक शाम 5 बजे जिला पंचायत सभा कक्ष में आयोजित की गई। नीमच के सरस्वती शिशु मंदिर में शुक्रवार को तुलसी दिवस और स्वराज का अमृत महोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर तुलसी के महत्व को बताया गया। इस अवसर पर तुलसी के महत्व के बारे में और हिंदू धर्म में इसके पूजन के उद्देश्य पर प्रकाश डाला गया।
अमृत महोत्सव के तहत उन सभी देश के वीर सपूतों को याद किया गया और उनके जीवन के बारे में बताया गया जिन्होंने देश को स्वराज दिलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिनके बलिदान को लोग आज तक ज्यादा नहीं जानते हैं, ऐसे सभी सपूतों को याद किया गया। स्कूल की उप प्राचार्य प्रतिभा शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि यह आयोजन प्रेरणादायक है और इससे जहां भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म के बारे में बच्चों को जानकारी होगी, वहीं दूसरी ओर देश के वीर सपूतों के बारे में भी बच्चों को उनके त्याग और बलिदान के बारे में पता चलेगा। आज सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में हमने तुलसी दिवस एवं स्वराज्य का अमृत महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसमें सभी बच्चों को तुलसी का जो महत्व होता है घर में, तुलसी सभी के घर में होती है, लेकिन तुलसी की पूजन और तुलसी का हमारे हिंदू धर्म में क्या महत्व है ये बताने की स्पेशली हमने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। इसी के साथ जो स्वराज्य का अमृत महोत्सव पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उसी के अंतर्गत हमारे छोटे छोटे बच्चे जो ऐसे हमारे अनसंग हीरोज़ ऑफ फ्रीडम फाइटर्स जो जिन्हें पूरा देश, जिनका स्वराज में बहुत बड़ा योगदान था, किंतु देश उन्हें अभी ठीक से बच्चे जिन्हें पहचानते नहीं है, उन्हीं के लिए ये कार्यक्रम हमने आज आयोजित किया है। छोटे छोटे बच्चे हमारे यहाँ पर आज फ्रीडम फाइटर्स के रूप में फैंसी ड्रेस कंपटीशन के लिए आए हैं एवं सभी बच्चे डांस की प्रतियोगिता यहाँ पर रखी गई है और भजन रखे गए हैं तुलसी दिवस के ऊपर और भी बहुत सारे कार्यक्रम इस श्रृंखला में हमने आज रखे हैं। अमृत महोत्सव को भी बढ़ावा देने के लिए हमने ये सारे प्रोग्राम आज ऑर्गेनाइज किए हैं और सरस्वती शिशु विद्या मंदिर हमेशा हिंदू धर्म की जितने भी सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं उन्हें हमेशा सेलिब्रेट करता है और बच्चों को हिंदू धर्म से जोड़े रखने का पूरा प्रयास है। नीमच जिले की बेटी मोनिका शर्मा कलर्स चैनल पर प्रसारित हो रहे शो द बिग पिक्चर में 1 करोड़ रुपए के सवाल तक पहुंची थी। उन्होंने शो के होस्ट रणवीर सिंह को हर सवाल का जवाब अपने ही अंदाज में दिया था और इस मुकाम पर पहुंची थी, जिससे न सिर्फ नीमच जिले बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में उनका नाम रोशन हुआ। मध्य प्रदेश के नीमच जिले के गांव पिपलोन निवासी मोनिका शर्मा एमसीए कर रही है। अपनी मेहनत और लगन के दम पर वे मुंबई पहुंची और कलर्स चैनल पर प्रसारित होने वाले इस शो में बखूबी प्रदर्शन करते हुए लाखों रुपए जीते हैं। फोटो देखकर प्रश्नों के जवाब देने वाले इस शो में मोनिका शर्मा 1 करोड़ रुपए के सवाल तक पहुंच गई थी। द बिग पिक्चर शो में एक्टर रणवीर सिंह ने जब मोनिका शर्मा से पूछा कि वे इन रुपयों का क्या करेंगी, तो उनका एक ही जवाब था कि वे सबसे पहले अपने पिता दिनेश शर्मा को बाइक दिलाएंगी, क्योंकि वे नीमच स्थित टीवीएस शोरूम पर काम करते हैं। ऐसे में उन्हें गांव से आने जाने में काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, इसीलिए वे इन रुपयों में से सबसे पहले अपने पिता की समस्या को दूर करेंगी। और आज गुरुवार सुबह मोनिका शर्मा अपना सपना पूरा करने टीवीएस शोरूम पहुंची, जहां उसने अपने पिता को बाइक दिलाई। इस दौरान कलर्स चैनल की टीम भी मौके पर पहुंची थी, जिनमें रॉबिन सिंह और राजकुमार कनौजिया शामिल थे। मोनिका ने अपने पिता को बाइक दिलाई। उसके बाद शोरूम पर ही विधि विधान से पूजा अर्चना कर पिता के साथ बाइक की सवारी भी की। गुरुवार को नीमच के हुड़को कॉलोनी स्थित मनसा पूर्ण बालाजी मंदिर पर 7 दिवसीय भागवत कथा का समापन हुआ। इस अवसर पर भक्ति गीतों पर महिलाओं ने जमकर नृत्य किया और भगवत महापुराण का आयोजन मनसा पूर्ण बालाजी महिला मंडल के द्वारा किया गया था। मल मास के दौरान आयोजित भागवत कथा के आयोजन का मुख्य उद्देश्य पितरों की शांति और सद्गति के लिए आयोजन करना था। पंडित कथावाचक राजेंद्र जी के मुखारविंद से ये कथा 7 दिन तक निर्विघ्न संपन्न हुई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में नीमच शहर के साथ साथ आसपास के इलाकों से भी लोग पहुंचे। समापन अवसर पर महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें जजमान द्वारा आरती की गई। तत्पश्चात महाप्रसादी का भी वितरण किया गया।
श्रीमद् भागवत महापुराण मंशापूर्ण बालाजी मंदिर महिला मंडल और जन सहयोग से यहाँ पर कथा हुई है। पितरों की मोक्ष के लिए ये कथा की गई है, विश्व शांति के लिए ये कथा हुई है। प्रथम दिवस कथा का महत्तम का वर्णन किया गया था और उसी के साथ कथा का आरंभ हुआ और आज कथा की पूर्णावति है, कथा का विश्राम है। यहाँ पर प्रसादी का व्यवस्था भी की गई है। ये सब सभी आयोजन वंशापूर्ण बालाजी मंदिर महिला समिति ने और जन सहयोग से किया जा रहा है। ये कितने वर्षों से की जा रही है? ये पहला वर्ष है। ये पहला वर्ष है, प्रथम वर्ष में यहाँ कथा हुई है। इसके बाद इसके पहले कई आयोजन हो चुके हैं यहाँ पर, लेकिन भागवत कथा ये प्रथम आयोजन है। क्या संदेश देना चाहेंगे आप भागवत कथा से? मैं देना चाहता हूँ कि धर्म का प्रचार हो और विश्व में शांति हो जाए और जगह जगह यहाँ नीमच में भागवत हो रही है तो धर्म का प्रचार बढ़े और विश्व शांति हो। कोरोना से कैसे निजात पा सकते हैं लोग? कोरोना से ये भागवत शास्त्र ऐसा है कि कोरोना से भी निजात दिला सकता है। कोरोना से मुक्त कराने का एक ही बहुत बड़ा साधन है श्रीमद् भागवत महापुराण। जो भी श्रीमद् भागवत महापुराण की शरण लेता है उसको किसी प्रकार का रोग दोष आदि नहीं होता। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का भव्य शौर्य संचलन व त्रिशूल दिशा का आयोजन गुरुवार को किया गया। आयोजन स्थानीय दशहरा मैदान से टाउन हॉल परिसर में किया गया, जिसमें विभाग मंत्री अनूप पाल सिंह झाला, शिव शक्ति मठ के महंत भास्करानंद गिरी जी महाराज, प्रांत अर्चक पुरोहित निर्मल देव नरेला ने अपने अपने उद्बोधन दिए। वहीं मंच पर जिला अध्यक्ष मनीष सुराना, नगर अध्यक्ष संजय यादव भी उपस्थित रहे। उद्बोधन के बाद कार्यक्रम स्थल से विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं द्वारा बड़ी संख्या में हाथों में भगवा ध्वज लिए शौर्य संचलन निकाला गया। ये शौर्य संचलन दशहरा मैदान से प्रारंभ होकर गुरुद्वारा चौराहा से होता हुआ विजय टॉकीज चौराहा, टैगोर मार्ग, कमल चौक, फव्वारा चौक, बारदरी, नया बाजार, घंटाघर, तिलक मार्ग, पुस्तक बाजार से दशहरा मैदान से टाउन हॉल पहुंचा, जहां शौर्य संचलन का समापन किया गया। विभाग मंत्री अनूप पाल सिंह झाला ने जानकारी देते हुए बताया कि 1992 में गीता जयंती के दिन बाबरी ढांचा गिराया गया था। उसी के उपलक्ष्य में बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद द्वारा प्रतिवर्ष शौर्य संचलन निकाला जाता है और शौर्य यात्रा की जाती है। उसी उपलक्ष्य में आज शौर्य संचलन का आयोजन किया गया है। निर्मल देव नरेला ने जानकारी देते हुए बताया कि पूरे भारत में हिंदुओं का शौर्य नजर आए, इसलिए दिसंबर के महीने में इस प्रकार की यात्रा पूरे भारत में निकाली जाती है। नीमच जिले में ये 3 खंड में आयोजन किए जा रहे हैं। प्रथम खंड में जीरन क्षेत्रों में शौर्य यात्रा निकल चुकी है। द्वितीय खंड में नीमच में और 25 दिसंबर को मनासा खंड में शौर्य यात्रा का आयोजन किया जाएगा।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज़ अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।